everyone, welcome back to my channel. So today is part 11 of NORCET PYQ practice. So start with the session. The first question is semi-solid food can start in babies at or after 6 month, 9 month, 24 मंथ और 9 मंथ, दोनों सेम है. सो देखो सेमी सॉलिड फूड आपने एक चीज तो सुना होगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. सो अकॉर्डिंग टू WHO, बाई WHO उन्होंने क्या बोला है कि 6 मंथ तक बेबी का क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए. देन आफ्टर 6 मंथ क्या स्टार्ट करना चाहिए हमें, देन आफ्टर 6 मंथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेमी सॉलिड फूड हम स्टार्ट करते हैं बेबी को. क्यों? क्योंकि 6 मंथ के बाद बेबी के बहुत सारे माइलस्टोन ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. बेबी को उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है अब आफ्टर 6 मंथ बेबी को थ्रू ओनली मिल्क के थ्रू नहीं मिलता है. सो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी चाहिए होता है विथ ब्रेस्ट फीडिंग के साथ. ठीक है. सो आफ्टर 6 मंथ और एट 6 मंथ से हम क्या स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर 6 मंथ इट इज एक्सक्लूसिवली क्या होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए. सो उन्होंने बोला है सेमी सॉलिड फूड कैन स्टार्ट इन बेबीज एट और आफ्टर 6 मंथ, 9 मंथ, 24 मंथ. सो देखो हम कब स्टार्ट करेंगे, 6 मंथ पे स्टार्ट करेंगे. 9 मंथ इज टू डिले है ना, क्योंकि 6 मंथ पे बेबी पे कितने सारे माइलस्टोन होते हैं. लाइक बेबी जो है सिटिंग विदाउट सपोर्ट, देन सिट विद सपोर्ट, स्टैंडिंग, बहुत सारी चीजें, वॉकिंग, ये सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाता है. सो हमें यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग से इतना सफिशिएंट नहीं मिल पाता है. सो बाई 6 मंथ हमें क्या करवाना होता है, स्टार्ट बेबी विथ सेमी सॉलिड फूड. ठीक है ना. 9 मंथ इज डिले एंड 24 मंथ तो बहुत डिले है. सो ये बी और सी इज गलत है एंड ए इज द करेक्ट आंसर. The next question, complementary foods should be started in infants from the age of 3 month. देखो 3 मंथ से नहीं स्टार्ट करेंगे. सो लाइक 3 मंथ क्या है, बहुत अर्ली फेस है. इस टाइम बेबी का जो GIT सिस्टम है इतना मैच्योर नहीं होता है. आप बाहर से फीड दोगे तो बेबी को इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होता है. ठीक है ना. सो 3 मंथ इज अर्ली, गलत हो गया. 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ. सो आंसर क्या होगा, बी 6 मंथ. वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल है. कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो है स्टार्ट फ्रॉम द 6 मंथ. 6 मंथ से हम स्टार्ट करते हैं एंड टिल 2 ईयर्स तक बेबी ब्रेस्ट फीड करता है. ठीक है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है एंड 2 ईयर्स तक बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड कर सकता है बट विद द कॉम्प्लीमेंट्री फीड, एंड देन हम वीनिंग ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है ना. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चाइल्ड intraosseous injection should administer in bone marrow or spinal cord or vein or endotracheal. So देखो या तो चाइल्ड हो या फिर एडल्ट हो, जो इंट्रा ऑसियस है ना, इट इज ऑलवेज इंजेक्टेड इन बोन मैरो, इन द मेडुलरी कैविटी ऑफ बोन मैरो में इंजेक्ट करते हैं. इन द बोन में हम इंजेक्ट करते हैं, दैट इज अ इंट्रा ऑसियस. इंट्रा ऑसियस मतलब बोन मैरो. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड में तो डायरेक्टली कोई इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं किया जाता है ना, डैमेज हो सकता है. वेन अगर होता है तो इंट्रावीनस होता है. एंडोट्रेकियल जो कि हम ट्रेकिया में डालते हैं, वेरी सिंपल. और एक हमारा इंट्राथीकल होता है. आपने सुना इंट्राथीकल. इंट्राथीकल जो है वो इनटू द CSF जो हम सब अरेक्नॉइड स्पेस में डालते हैं ना. सो ये पता होना चाहिए. वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 3-year-old चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम फ्रिक्वेंटली डायरिया. ओके, फ्रिक्वेंटली डायरिया हो रहा है मोर देन 3 टाइम्स है ना. डायरिया का डेफिनेशन ही क्या होता है कि मोर देन 3 टाइम्स अल्टर इन कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी. द कंसिस्टेंसी इज मोर मैटर देन फ्रीक्वेंसी है ना. अगर बेबी का फ्रीक्वेंसी 3 to 4 है, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि कंसिस्टेंसी कैसे है ना. कंसिस्टेंसी डायरिया में ज़्यादा मैटर करता है देन फ्रीक्वेंसी. ओके. सो डायरिया हो रहा है मोर देन 3 टाइम्स, लास्ट फॉर 1 डेज, मतलब कि 1 डेज से हो रहा है. 1 डेज से हो रहा है, मोर देन 3 टाइम्स हो रहा है. एंड चाइल्ड टेकन ओरली फ्लूइड, मतलब चाइल्ड क्या है, नॉर्मल है, ओरली ले पा रहा है. ओके. व्हाट वुड बी द इनिशियल मैनेजमेंट. देखो चाइल्ड क्या है, ओरली ले पा रहा है एंड 1 डेज से जस्ट हुआ है. सो इट मीन चाइल्ड इज नॉर्मल है ना. सो व्हाट वुड बी द इनिशियल मैनेजमेंट, ORS और assess the IV line और refer to the high center and no need to any intervention. So D तो बिल्कुल गलत हो गया. डायरिया हो रहा है तो कुछ तो इंटरवेंशन करना है, भले ही वो 1 दिन से हो रहा है या जितने दिन से हो रहा है. सो 1 डे से हो रहा है, चाइल्ड इज एबल टू टेक इन ओरली. सो हम इसमें कहाँ क्या मैनेज करेंगे, वी जस्ट गिव द ORS. जितना बेबी लाइक स्टूल पास करेगा हम उसको प्रॉपर रिहाइड्रेट करके रखेंगे विद द ORS. एंड अलोंग विद दिस बेबी को जो ब्रेस्ट फीड ले रहा है प्लस जो भी फीड ले रहा है वो फीडिंग भी हमें कंटिन्यू रखना है और उसके साथ ORS देना है बेबी को. ठीक है ना. यहाँ पे SS IV लाइन और रेफर टू हायर सेंटर. रेफर टू हायर सेंटर तो हम बहुत सीवियर केस में करते हैं है ना, मॉडरेट टू सीवियर केस में करते हैं. एंड IV लाइन भी हम
मॉडरेट टू सीवियर केस में करते हैं जब बेबी लाइक मुंह से ओरली ले नहीं पाता है, बेबी बहुत ड्रॉजी हो जाता है, बेबी एपैथिक ड्रॉजी सा लगेगा, अनरिस्पॉन्सिव होने लग जाएगा, ओरली नहीं ले पाएगा, तो हम आईवी लाइन एक्सेस करते हैं, आईवी लाइन से हम फ्लूइड रिप्लेस करते हैं ना। सो यहाँ पे जस्ट 1 day से हुआ है, बेबी ओरली ले पा रहा है, तो हम जस्ट ओआरएस देंगे। सो दिस इज आवर इनिशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। सो 140 का आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेजिया पेशेंट हैव अ प्रॉब्लम विथ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एफेजिया का मतलब ही क्या होता है, एफेजिया मतलब कि जो जिसको एफेजिया होता है, दे आर नॉट एबल टू स्पीक, नॉट एबल टू मेक द वर्ड्स, है ना, एंड ऑल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हैं वो, है ना। सो एफेजिया पेशेंट हैव अ प्रॉब्लम विथ ट्रबल स्पीकिंग, unable to hear clearly or unable to recognize the smell, unable to recognize the smell, it is called एनोस्मिया, है ना, एनोस्मिया बोलते हैं ये। लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल, सो ये भी गलत होगा। अनेबल टू हियर क्लियरली बिल्कुल ही गलत है। आंसर क्या होगा, ट्रबल इन स्पीकिंग एंड मेकिंग द वर्ड्स, दैट इज द ट्रबल, दैट इज द एफेजिया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई पेशेंट आर केप्ट एनपीओ एंड फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली बिफोर द सर्जरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जब पेशेंट की सर्जरी के लिए पोस्टेड होता है तो हम रात से क्या करते हैं, 12 मिडनाइट से हम पेशेंट को एनपीओ रख देते हैं ना, कि 12 मिडनाइट से पेशेंट को कुछ भी मुंह से नहीं खाना है, दैट इज नोन एज एनपीओ, है ना, नथिंग पर ओरली, कुछ भी नहीं देना है। सो क्यों देते हैं, फॉर सक्सेसफुल ऑफ सर्जरी। सो एनपीओ का सक्सेसफुल ऑफ सर्जरी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, इट डजंट मीन कि पेशेंट का जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। सो दिस इज बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ओके, हो सकता है डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन एंड मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ओके, सी इज मोर करेक्ट। डी क्या है, बोल रहा है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एनपीओ का एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट का ड्रग का एब्जॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है। सो ए इज गलत, डी इज गलत। आंसर या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। बट हम एनपीओ क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं सर्जरी से पहले एनपीओ, क्योंकि सर्जरी के टाइम पेशेंट को जीए देंगे, जनरल एनेस्थीसिया देंगे, पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट देंगे, ठीक है ना। सो पेशेंट को हम जीए दे रहे हैं, मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं, प्लस उस टाइम इंट्यूबेशन भी करने की भी नीड पड़ सकती है। तो पेशेंट क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है ना, जो भी जीआई कंटेंट होगा वो एस्पिरेट कर लेगा, तो एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा, है ना। सो टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन निमोनिया, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम एनपीओ रखते हैं। प्लस फ्लूइड क्यों एडमिनिस्टर करते हैं, पेशेंट अब एनपीओ है तो फ्लूइड एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, तो लाइक प्रॉपर हमें एडिक्वेट फ्लूइड का बैलेंस भी तो रखना है, पेशेंट का फ्लूइड का एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखना है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना है, इसलिए हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, क्या, फ्लूइड करते हैं थ्रू आईवी। सो आंसर क्या होगा, to prevent aspiration and maintain adequate fluid and electrolyte balance is like most suitable answer than to prevent the dehydration. टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इज जस्ट फॉर फ्लूइड एडमिनिस्टर का होगा, बट कैप्ट एनपीओ का इससे नहीं होगा, इसका लाइक इससे इसका आंसर नहीं होगा। बट जब मोस्ट लाइक सुटेबल आंसर होगा ना, दैट इज द सी, सी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, कि हमने एनपीओ रखा टू प्रिवेंट एस्पिरेशन और हमने फ्लूइड एडमिनिस्टर किया टू मेंटेन द एडिक्वेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ आई केयर इन अ कोमाटोज पेशेंट। सो देखो, जो पेशेंट कोमाटोज होते हैं ना, कोमा वाले पेशेंट होते हैं, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं ना, वो ब्लिंक नहीं कर पाते। जैसे वी एज अ नॉर्मल पर्सन हम क्या कर पाते हैं, वी कैन ब्लिंक। सो ब्लिंकिंग एंड टीयरिंग जो हमारा आता है, दैट इज द नॉर्मल मैकेनिज्म, दैट इज द डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर आवर आई, है ना। कुछ भी हमारे आईज में चला जाता है तो टीयर्स आता है, कुछ भी आने वाला होता है तो हम ब्लिंक करते हैं, बंद करते हैं ना। सो दैट इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। बट जो पेशेंट कोमाटोज होते हैं, कोमा के होते हैं, जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, उनका जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है ना, वो एब्सेंट हो जाता है, टीयर्स नहीं आते हैं। सो इन दैट काइंड ऑफ पेशेंट हमें क्या करना होता है, हमें आई केयर देना होता है। लाइक हम प्रॉपर ल्यूब्रिकेट करके रखते हैं आईज को, प्रॉपर पैच करके रखते हैं, प्रॉपर लाइक आईज को क्लोज करके, आईलिड को क्लोज करके पैच करके रखते हैं, प्लस हमने ल्यूब्रिकेट डाल दिया, प्रॉपर आई केयर करते हैं, क्लीन करते हैं आई को। सो ये सारा कुछ हम कोमाटोज पेशेंट में करते हैं। तो क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट द कॉर्नियल इरिटेशन एंड अल्सर, एग्जैक्टली, सो दैट जो कॉर्निया है वो इरिटेट होकर अल्सर ना हो, ब्लीडिंग भी हो सकती है ना। सो टू प्रिवेंट द कॉर्नियल अल्सर, टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। सो
बैक्टीरियल ग्रोथ लाइक डायरेक्टली आंसर नहीं हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ तो वैसे भी हो सकता है ना। सो डायरेक्टली आंसर जो हमारा पर्पस ऑफ आई केयर इन कोमाटोज पेशेंट जो बेसिकली होता है दैट इज टू प्रिवेंट द कॉर्नियल अल्सर और टू प्रिवेंट द कॉर्नियल इरिटेशन, कॉर्नियल को इरिटेशन होने से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। टू प्रिवेंट द कंजक्टिवाइटिस दैट इज रॉन्ग, एंड टू प्रिवेंट द ब्लाइंडनेस जो कि बिल्कुल ही गलत है ना। सो बी सी डी गलत है, आंसर क्या होगा, ए होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कोमाटोज पेशेंट में हम आई केयर करते हैं, है ना। दिस इज जस्ट फॉर प्रिवेंटिंग द कॉर्नियल इरिटेशन एंड कॉर्नियल ड्राइनेस और कॉर्नियल अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई। सो देखो जो स्वच्छता पखवाड़ा है ना, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। लाइक जुलाई में भी सेलिब्रेट करते हैं, लाइक 1 to 15 डेज तक स्वच्छता पखवाड़ा यूज लाइक सेलिब्रेट किया जाता है फॉर 15 डेज तक, है ना। सो जुलाई में भी करते हैं, सितंबर और अक्टूबर में भी करते हैं। लाइक जो हमारा गांधी जयंती होता है इसे हम अक्टूबर में भी करते हैं, सितंबर में भी करते हैं। बट आई थिंक जो एग्जाम पर्पज से जो मोस्ट सुटेबल आंसर होना चाहिए डेट मे बी डी, जुलाई को आप ज़्यादा सुटेबल मान सकते हो ना। सो या फिर सितंबर को भी मान सकते हो। सो इसका आंसर मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती क्या होगा, क्योंकि जुलाई में भी सेलिब्रेट करते हैं, अक्टूबर में भी, सितंबर में भी, तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू BMW गाइडलाइंस, जो हमारा 2016-18 का जो न्यू गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। येलो बीन, येलो बीन में क्या क्या जाता है, सॉइल्ड वेस्ट, यस जाता है। ड्रेसिंग मटेरियल जाता है, जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं वो सारे जाते हैं। एक्सपायर्ड मेडिसिन जाती है, यस, एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट जाता है, तो दिस इज करेक्ट। येलो बिन का सब कुछ सही है, जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, सॉइल लिनन हो गया, वो सब कुछ कहाँ जाता है, येलो बिन में जाता है। सारा इन्फेक्टेड मटेरियल कहाँ जाएगा, येलो बिन में जाएगा। रेड बिन में क्या जाती है, जितने भी प्लास्टिक इन्फेक्टेड होती है, लाइक ट्यूबिंग्स हो गया, आईवी सेट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, कैथेटर्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, सिरिंजेस विदाउट नीडल्स, वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो जितने भी प्लास्टिक इन्फेक्टेड मटेरियल है वो सारे के सारे रेड बिन में जाएगा, ठीक है, ओके। ब्लू बिन में क्या क्या जा रहा है, एम्प्टी मेडिसिन बॉक्सेस, गार्बेज, वेस्ट पेपर, दिस इज रॉन्ग। ब्लू बिन में गार्बेज और वेस्ट पेपर नहीं जाता है, और एम्प्टी मेडिसिन बॉक्सेस पता नहीं, बॉक्सेस तो नहीं जाता है ना। सो ब्लू बिन में ना बेसिकली क्या जाता है, ब्लू बिन में हमारा जाता है लाइक कि जो हमारा एम्प्यूल्स हो गया, जो मेडिसिन होते हैं, है ना, एम्प्यूल्स में एम्प्यूल्स हो गया हमारा, और हमारा क्या बोलते हैं, वाइल्स हो गए, ब्रोकन वाइल्स हो गया, मेटालिक इम्प्लांट्स हो गए, है ना, मेटालिक इम्प्लांट्स हो गए। ये सारा हमारा कहाँ जाता है, वाइट कलर, ब्लू कलर के बिन में जाता है ना, ब्लू वाले बिन में जाता है। वाइट बिन में क्या जाता है, नीडल्स जाता है, यस। शार्प वेस्ट जाता है, यस। स्टीलेट जाता है, यस। तो ये सारा वाइट बिन में जाता है। सो आंसर क्या होगा, सी। इन्होंने बोला था इनकरेक्ट कौन सा है, सो इनकरेक्ट हमारा ब्लू बिन वाला है। ब्लू बिन वाला जो उन्होंने बोला है ना कि एम्प्टी मेडिसिन बॉक्सेस, गार्बेज एंड वेस्ट पेपर, बेसिकली वो हमारा ब्लैक में जाता है, ठीक है ना। सो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, वेरिनिक्लिन, बैक्लोफेन, हीरोइन और डाइसल्फिरम, एंड उसका अपोजिट है स्मोकिंग, अल्कोहल, नेलोक्सोन, मसल रिलैक्सेंट। तो देखो इसमें कुछ एंटीडोट्स लग रहे हैं, कुछ किसी की थेरेपी लग रही है, कुछ उसका एक्शन बता रखा है, तो हमें मैच करना है। सो देखो डाइसल्फिरम, पता है आपको, डाइसल्फिरम जो हम अल्कोहल को एब्सटिनेंस करने के लिए जो लॉन्ग टर्म थेरेपी देते हैं दैट इज डाइसल्फिरम देते हैं ना। सो अल्कोहल का डाइसल्फिरम हो गया। हीरोइन क्या है, ओपियोइड्स है, एंड उसका एंटीडोट क्या होता है, नेलोक्सोन होता है। सो ये 3 का 3 हो गया। उसके बाद बैक्लोफिन क्या है, मसल रिलैक्सेंट, वेरी सिंपल, बैक्लोफिन क्या है, मसल रिलैक्सेंट है। सो 2 का 4 हो गया। एंड वेरिनिक्लिन क्या है, हम स्मोकिंग को स्टॉप करने के लिए, स्मोकिंग सेसेशन में हम वेरिनिक्लिन यूज करते हैं। सो स्मोकिंग हो गया। सो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 3 एंड 4 का 2। तो आंसर क्या होगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज ऑन एनपीओ एंड रिसीविंग टीपीएन। पेशेंट एनपीओ है, रिसीविंग टीपीएन विया सेंट्रल लाइन, किसके थ्रू ले रहा है, सेंट्रल लाइन के थ्रू ले रहा है। Which of the following thing should assess by the nurse before offering oral fluids? Swallowing reflex, bowel movement, lung sound और heart sound. So देखो पेशेंट एनपीओ है, टीपीएन पे है, तो हम उससे ओरली कुछ स्टार्ट करनी जा रही है वो नर्स। तो बिफोर स्टार्टिंग ओरल फ्लूइड वो क्या असेस करेगी, लंग साउंड, हार्ट साउंड बिल्कुल गलत,
क्योंकि हम ओरली फ्लूइड देना चाहते हैं तो हार्ट और लंग साउंड हम यहाँ पे असेस करने का कोई सेंस नहीं है ना। या तो हम बॉवल मूवमेंट करेंगे या तो हम स्वेलो रिफ्लेक्स चेक करेंगे। बट हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट एनपीओ था और हम ओरल फ्लूइड स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्वेलो रिफ्लेक्स चेक करते हैं। क्यों? अगर पेशेंट का स्वेलो रिफ्लेक्स इंटैक्ट नहीं है तो पेशेंट क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है। जो भी आप कंटेंट दोगे, जो भी आप चीज़ें दोगे, वो एस्पिरेट कर सकता है एंड वो लंग्स में जा सकता है ना। सो सबसे पहले हम स्वेलो रिफ्लेक्स चेक करेंगे, दैट इज आर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड बॉवल मूवमेंट इज लाइक सेकेंड होगा कि हाँ पेशेंट को हमने कुछ दिया, बॉवल मूवमेंट नहीं है तो लाइक प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सो दैट इज लाइक सेकेंड। बट हमारा जो फर्स्ट हमारा जो होगा ना, दैट इज स्वेलो रिफ्लेक्स हम चेक करेंगे सो दैट पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए। सो आंसर क्या होगा? ए, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स चेक करना है हमें। Next question, a patient is admitted with complaint of perforated peritonitis, very important। पेशेंट को क्या हो रखा है? परफोरेटेड पेरिटोनाइटिस हो रखा है, जिसके लिए लेप्रोटोमी सर्जरी इज बीइंग कंडक्टेड। ओके, व्हाट वुड बी द रीजन बिहाइंड द इंसर्शन ऑफ सेंट्रल लाइन? मेजरमेंट ऑफ सीवीपी, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ पल्स प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ पल्स डेफिसिट। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। मतलब अगर पता भी नहीं हो ना तभी भी आप एलिमिनेशन के थ्रू आप कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर आपको बीपी मेजर करना हो तो आप सीवीपी क्यों डालोगे? सेंट्रल वीनस लाइन आप क्यों डालोगे जुगुलर लाइन में, है ना। सो बीपी मेजर करना, जस्ट आप कफ लगाओ बीपी मेजर कर सकते हो, सो ये तो गलत हो जाएगा। एंड बीपी से आपका पल्स प्रेशर आ जाएगा, वो भी गलत हो गया। एंड मेजरमेंट ऑफ पल्स डेफिसिट, उसके लिए भी हम सीवीपी मेजर सॉरी सेंट्रल लाइन हम नहीं डालते हैं, है ना। सो सेंट्रल लाइन हम यहाँ पे क्यों डालेंगे? मेजरमेंट ऑफ सीवीपी, सीवीपी मेजर करने के लिए हम सेंट्रल लाइन डालेंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट को क्या हो रखा है? परफोरेटेड पेरिटोनाइटिस हो रखा है। एंड परफोरेटेड पेरिटोनाइटिस इज वेरी सिवियर काइंड ऑफ कंडीशन है, जिसमें उसको लेप्रोटोमी सर्जरी भी हुई है। तो हमें शॉक लाइक कंडीशन भी हो सकता है, लाइक शॉक भी हो सकता है पेशेंट को, तो हमें फ्लूइड रिससिटेट करना होगा। हमें देखना होगा कि पेशेंट का लाइक फ्लूइड रिससिटेशन कितना करना है, कैसे देना है। तो उसके लिए हमें सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर करना होता है। उसके अकॉर्डिंग हम फ्लूइड लाइक फ्लूइड देते हैं, कितना देना है या नहीं देना, उसके अकॉर्डिंग असेस करते हैं, है ना। फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग क्या है कि पेशेंट को परफोरेटेड पेरिटोनाइटिस है, लेप्रोटोमी सर्जरी भी हुई है, तो पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में स्टे करेगा। तो ऑफ कोर्स उसको एक ऐसा लाइन चाहिए जिसमें हम लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स हो गया एंड जितने भी लाइक टीपीएन जो भी फ्लूइड वगैरह है वो दे सके। सो इसलिए भी सेंट्रल लाइन असेस करते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? मेजरमेंट ऑफ सीवीपी। सो मेजरमेंट ऑफ सीवीपी इज द राइट आंसर। बीपी, पल्स प्रेशर, पल्स डेफिसिट के लिए हम सीवीपी नहीं डालेंगे। ओके, सो सीवीपी सेंट्रल लाइन से हम सेंट्रल वीनस प्रेशर असेस करते हैं ना। सो आंसर इज ए, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल आंसर था ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रेग्नेंट वुमेन इज एडमिटेड विथ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज सर्वाइकल डायलेशन फेज, जिसमें सर्वाइकल जो है 0 to 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। उसमें भी 3 फेजेस होते हैं, लाइक लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन फेज, है ना। सो रिसीविंग 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन इन आईवी फ्लूइड विथ सर्वाइकल डायलेशन 3 सेंटीमीटर। ओके, मतलब क्या बोला है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि एडमिट हुई है विथ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड उसको मिल रहा है 10 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन विथ आईवी फ्लूइड के थ्रू, ठीक है ना, विथ सर्वाइकल डायलेशन 3 सेंटीमीटर। और सर्वाइकल डायलेशन उसका कितना हुआ है? 3 सेंटीमीटर हुआ। इसमें इट मीन्स कि वो कौन से फेज में है? फर्स्ट स्टेज के लेटेंट फेज में है। क्योंकि लेटेंट फेज में क्या होता है? 0 to 3 सेंटीमीटर तक हमारा क्या होता है? सर्वाइकल डायलेट होता है, उसको हम लेटेंट फेज बोलते हैं ना। उसके बाद एक्टिव होता है, देन ट्रांजिशन फेज होता है। सो सर्वाइकल डायलेशन 3 सेंटीमीटर हुआ है एंड शी हैज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 70 seconds every 3 to 5 minutes. Oh my god, what would be the priority nursing intervention? Very very nice questions। इन्होंने क्या बोला है कि उसका जो सर्वाइकल जो है वो अप टू 3 सेंटीमीटर ओनली डायलेट हुआ, इट मीन्स वो लेटेंट फेज में है। और लेटेंट फेज में कॉन्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एवरी 15 to 30 मिनट्स पे कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए फॉर 15 to 30 सेकेंड के लिए। दिस इज द नॉर्मल थिंग, है ना। एवरी 15 to 30 सेकेंड पे, एवरी 15 to 30 मिनट्स पे कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए फॉर 15 to 30 सेकेंड के लिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो मदर को जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं इन लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, दैट इज 70 सेकेंड के लिए आ रहा है एवरी 3 to 5 मिनट्स में। इट मीन्स कि जो
यूट्रस है वो हाइपर स्टिमुलेट हो चुका है। यूट्रस मतलब कि हाइपर स्टिमुलेट हो रखा है, टेकिसिस्टोल कंडीशन है। इट मीन्स कि यूट्रस बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, जो प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई कम होगा, प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई कम होगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, फीटस को कम ब्लड मिलेगा तो फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है ना। सो आपको आप क्या करोगे, व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, चेक फीटल हार्ट रेट, notify the physician, turn off the IV oxytocin or prepare for delivery because she is probably in transition phase। तो बिल्कुल डी तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सर्वाइकल डायलेशन ओनली 3 सेंटीमीटर हुआ है जो कि लेटेंट फेज का है। सो डी गलत हो गया, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। बट यहाँ पे आप देखो, आप खुद ही सोचो, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 70 सेकेंड के लिए आ रहा है एंड एवरी 3 to 5 मिनट्स पे आ रहा है। इट मीन्स हाइपर स्टिमुलेशन हो रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आईवी ऑक्सीटोसिन को क्या करोगे, टर्न ऑफ करोगे एंड यू विल चेक। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा कि आप फिटल हार्ट रेट चेक करोगे कि फिटल डिस्ट्रेस तो नहीं चला गया, फिटल ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हो गया। सो फिटल हार्ट रेट चेक करोगे एंड देन आप जो है वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे एंड साथ ही साथ आप पोजीशन प्लस ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ये सब स्टार्ट करोगे। ओके, सो आंसर क्या होगा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रायोरिटी पूछा ना, तो प्रायोरिटी क्या होगी आपकी, आप आईवी ऑक्सीटोसिन को बंद कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी इंटरवेंशन। देखो प्रायोरिटी से इतने एमसीक्यू आते हैं ना, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। मतलब जो प्री है ना, प्री नॉर्सिट प्री में तो थोड़े बहुत आएंगे प्रायोरिटी से, बट जो मेंस है ना, मेंस में बेसिकली यही आता ही है, प्रायोरिटी हो गया, सेलेक्ट ऑल अप्लाई, ऐसे टाइप के आएंगे आपको, है ना, इमेज से रिलेटेड, है ना। सो इस तरीके का एमसीक्यू आएगा, ठीक है ना। सो प्लीज अच्छे से आप पढ़ लो, कुछ दिन में प्री आने वाला है। सो 10-15 दिन बचे हैं आपके पास, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सो डेट आपका नॉर्सिट प्री में आपको इतने मार्क्स एटलीस्ट लाने हैं कि जस्ट आपका क्वालिफाई हो जाए। यू जस्ट नीड अ क्वालिफाइंग मार्क्स। आपको इसमें कोई रैंक लाने का टेंशन नहीं है, जस्ट आपको क्वालिफाई करनी है। सो क्वालिफाई करने के लिए आप इतने मार्क्स ले आओ कि आपका क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद मेंस के लिए बहुत अच्छे से और अच्छे से पढ़ो, है ना, सो डेट आपके मेंस में अच्छी रैंक आ जाए एंड आपका जो डिजायर एम्स है, जो भी आपका डिजायर एम्स है, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपका डिजायर है, जहाँ आप चाहते हो वर्क करना, वो आपको मिल जाए, है ना। जो आपके घर के नियर बाई है वही चूज करना, दैट इज बेस्ट, है ना। सो उन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन अ सफरिंग हु इज सफरिंग फ्रॉम मायस्थीनिया ग्रेविस। थोड़ा सा गलत है बट आप समझ लेना कि पेशेंट को मायस्थीनिया ग्रेविस है, तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, रेस्ट बिटवीन द एक्टिविटी। सबसे पहले जो मायस्थीनिया ग्रेविस होता है दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सबको पता है, जिसमें जो एंटीबॉडीज है वो एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो बेसिकली मसल वीकनेस बहुत सीवियर होता है। एंड जो इसमें मायस्थीनिया ग्रेविस में जो मसल वीकनेस होता है ना, विथ एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जितना काम करते हैं ना, विथ एक्टिविटी जो मसल वीकनेस है वो वर्स हो जाती है एंड विथ रेस्ट क्या हो जाती है, थोड़ा इंप्रूव हो जाती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेशेंट जो है वो मियास्थीनिया ग्रेविस से है, तो आप क्या दोगे, रेस्ट बिटवीन द एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और डिसेंडिंग वीकनेस और फ्लैसिड पैरालिसिस। सो देखो ये सारा जो बताया उन्होंने ना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वो होता है, दैट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मियास्थीनिया ग्रेविस। लाइक सीवियर केस में जो रेस्पिरेटरी मसल है वो पूरा पैरालाइज हो जाती है, सो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है ना। डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस भी हो सकता है ना। सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आप इंटरवेंशन क्या करोगे, दिस इज नॉट इंटरवेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिसेंडिंग वीकनेस एंड फ्लैसिड पैरालिसिस इज नॉट इंटरवेंशन। आपका प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा इन मियास्थीनिया ग्रेविस पेशेंट, you have to tell to the patient that you have to take rest between the activity। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि विथ एक्टिविटी जो मसल्स का जो वीकनेस है ना वो और हो जाता है, इसलिए हमें पेशेंट को बताना होता है कि आपको इन बिटवीन एक्टिविटी आपको रेस्ट लेना है, सो दैट जो मसल वीकनेस है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाए, है ना। सो रेस्ट बिटवीन एक्टिविटी हम पेशेंट को बोलेंगे। ओके, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। तो मैंने कुछ दिन पहले ही जो एमसीक्यू पीवाईक्यू करवाया था उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए बेसिकली हम क्या देते हैं, हम देते हैं बेंजोडाइजिपिन्स। हम क्या देते हैं, बेंजोडाइजिपिन्स देते हैं, है ना। बेंजोडाइजिपिन्स में हम लाइक की लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन्स, बेसिकली हम डाइजिपैम देते हैं, है ना। डाइजिपैम हो गया हमारा, क्लोरडाइजिपेरोक्साइड हो गया, ये सारा कुछ देते हैं, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, क्लोरडाइजिपेरोक्साइड। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हम क्लोरडाइजिपेरोक्साइड
पॉक्साइड देते हैं। डाइसल्फिरैम बेसिकली जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हम अल्कोहल को एब्स्टिनेंस करने के लिए हम डाइसल्फिरैम देते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए डाइसल्फिरैम नहीं देते हैं, सो ये गलत था। जो नेल्ट्रेक्सन है ना, नेल्ट्रेक्सन भी हम अल्कोहल की क्रेविंग को कम करने के लिए देते हैं, सो ये हो गया। बट जो विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हम बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं, तो इट्स लाइक डाइजेपम, मिडाजोलम और क्लोरडाइजेपोक्साइड देते हैं। अकारबोस तो अलग ही हो गया, ये तो लाइक ये रिलेटेड ही नहीं है, ये तो हमारा क्या बोलते हैं वो हमारा ग्लाइसेमिक ड्रग से रिलेटेड हो गया, सो इसी गलत हो गया। ए और डी का पता चल गया आपको कहाँ देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से मेहनत करो, लाइक अपना जी जान लगा दो। ये 15 डेज एकदम पूरे तरीके से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। अगर जो वर्किंग लोग हैं वो कोशिश करें कि इस 15 डेज में आप कुछ लीव वगैरह ले लो तो बेटर रहेगा। अगर आपके हॉस्पिटल में लीव मिल रहा है तो लीव ले लो एंड अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।